काश। मम्मी, बात हो गई है। जितने का वह है उससे ज्यादा मिल रहा है। अगले महीने फाइनल हो जाएगा। एक सांस में विनय ने तो अपनी पूरी बात कह दी, किंतु रानी की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे समंदर के किनारे किसी बच्चे ने बड़े यत्न से रेत से घर बनाया हो। उसे गढ़ने में उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी हो, किंतु क्रूर लहरों ने एक पल भी नहीं लगाया उसे बहा कर ले जाने में। एक सप्ताह बीत गया था। चलने फिरने में असमर्थ रानी के पांव में जाने कौन सी शक्ति आ गई थी। शायद अतीत की वह सारी यादें सहस्त्र किरणें बन उसके पांवों को ऊर्जित कर रही थी। तभी तो घर की दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे को इस कदर स्पर्श कर रही थी, मानो किसी रोते हुए बच्चे के आंसुओं को पोंछ रही थी। करीने से सजे घर के एक एक कोने को आंखों में बंद करने की कोशिश कर रही थी। घर का वह एक एक सामान, जिसको खरीदने में साल महीने लग जाते थे, जिसे बड़े यत्नों से सहेज कर रखा था, देखकर लंबी सांसें ली थी उसने। टेरेस पर गई तो गमले सुनी आंखों से उसे निहार रहे थे। फूल तो सारे सूख चुके थे, पर करीने से रखे गमले में उनकी खुशबू अभी भी बची हुई थी। रात हो चुकी थी। विनय अपने कमरे में गहरी नींद सो चुका था, पर रानी की आंखें कहाँ बंद कर पा रही थी। उसकी नजरें तो दीवारों पर ठहरी थी। 2 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कभी ना आने के लिए। यह सोचते ही उसके हृदय में फूंक सी उठी थी। चित्कार कर उठी वह। अतीत के पन्ने फड़फड़ाते हुए स्वयं ही पलटने लगे थे। रानी, जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पांव फैलना चाहिए। जिस स्कूल की तुम बात कर रही हो, वह इस शहर का सबसे महंगा स्कूल है। बहुत अधिक फीस है। मैं उतना कहाँ से दे पाऊंगा। मैंने विनय के लिए जहाँ अप्लाई किया है वहाँ फीस कम है, और यदि हमारे बेटे में प्रतिभा होगी तो वह कहीं भी पढ़ेगा, अच्छा ही करेगा। रितेश के समझाते हुए रानी से कहा। परसों बड़ी दीदी का फोन आया था, पूछ रही थी एडमिशन के बारे में। मैंने तो कह दिया है कि मैं बड़े स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ। कुछ दिन कहीं ओवर टाइम करके मैनेज कर लो। विनय थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं भी कहीं ज्वाइन कर लूंगी। तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। रानी ने मानो अपना फरमान सुना दिया। रितेश रानी की जिद के सामने विवश हो गया। एक तरफ जिद्दी वक्त जो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था, दूसरी तरफ रानी की जिद। दोनों के जद्दोजहद में फंसा रितेश हर पल अपने को सहज बनाते हुए कठोर तप कर रहा था। रानी ने एक निजी संस्था ज्वाइन कर लिया था। विनय के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। रितेश पहले 5 बजे घर आता था, किंतु ओवरटाइम के कारण अब 10 बजे रात में घर आता। उठती गिरती लहरों की तरह जिंदगी चल रही थी। पिता के उच्च पद और प्रतिष्ठा के बीच पली बड़ी रानी 5 बहनों में उससे छोटी थी, पर नियति पता नहीं उसे सीधे रास्ते क्यों नहीं बांधी। उबड़ खबड़ रास्ते ही उसे बातें हैं। पिता ने 4 बहनों का उच्च घरों में विवाह कर दिया। रानी अभी स्कूल में ही थी कि पिता ने दुनिया से विदा ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी। उसकी उसी समय एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। पिता के नहीं होने के कारण असुरक्षा की भावना से घिरी रानी की मां ने आनन फानन में उसका विवाह कर दिया। उस समय रितेश भी पढ़ाई कर रहा था। नियति मानो बहुत जल्दी में थी। समय कम थे और उसे बहुत सारा काम करना था। एक्सीडेंट में रितेश के माता पिता की मृत्यु ने रितेश के करियर को लहूलुहान कर दिया। आगे की पढ़ाई वह नहीं कर पाया। रानी भी अपनी अधूरी पढ़ाई विवाह के बाद पूरा करना चाहती थी, पर वह नहीं कर पाई। एक तरफ रितेश का किसी निजी संस्था में नौकरी करने के लिए एक छोटे शहर में आना और अपनी गृहस्थी को किसी तरह दिशा देना, दूसरी तरफ उनके जीवन में विनय का आना। तब उनके होठों पर हंसी की रेखा खींची थी या माथे पर शिकन, वे दोनों समझ नहीं पाए। जीवन में रातन बन चुका था। रानी,
मेरे जीवन का यह सपना था कि मैं डॉक्टर बनकर किसी छोटे शहर में ऐसा हॉस्पिटल खोलूं कि किसी बड़ी बीमारी के लिए लोग हमेशा बड़े शहरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उन्हें वह सुविधा अपने छोटे शहर में ही मिले। आज कितनी खुशी की घड़ी है कि विनय ने अपने दमखम पर मेडिकल का एग्जाम पास किया है। हमारा बेटा प्रभावशाली है, जहाँ रहेगा वही अच्छा करेगा। उसका रैंक इतना अच्छा है कि देश के किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। किंतु उसे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इसी शहर के मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ सकता है? रितेश ने गंभीरता से कहा था। पर रानी, वह तो अपने आसपास से बेखबर अपनी बहनों की होड़ में जिद के माचन पर बैठी हुई थी। ठीक है, हमारा बेटा प्रभावशाली है, किंतु उसकी प्रतिभा में तभी तो निखार हुआ जब मैंने उसे शहर के सबसे बड़े महंगे स्कूल में पढ़ाया, वरना उसकी प्रतिभा दब जाती। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी उच्च संस्था में भेज दो, तभी वह अच्छे डॉक्टरों में शामिल हो पाएगा। मेरी बहनों के सारे बच्चे तो बाहर ही पढ़ रहे हैं, ये तो आज सभी उच्च पद पर कार्यरत है। रितेश रानी की दलीलों के सामने एक बार फिर नतमस्तक हो गया। वह विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। अपनी बहनों से होड़ लगाना छोड़ दो रानी, हम जैसे हैं ठीक है। यह कहते हुए रितेश कमरे से बाहर चला गया। वह उस पाखी की भांति इतना ऊंचा उड़ रहा था कि उसे धरती नजर ही नहीं आ रहा था। आसमान ही उसे धरती लगने लगा था। मेरे बहनों के सारे बच्चे विदेश में सेटल हो चुके हैं। यदि विदेश में जॉब मिल रहा है, तो इस शहर में विनय को तुम जॉब करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? रानी ने उत्तेजित होते हुए कहा। पर मेरा सपना तो यही था। विनय का क्या सपना है? एक बार उससे तो पूछ लो। रितेश ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा भी वही सपना है जो पापा का है, विनय ने दृढ़ता से कहा था। विनय के मेडिकल की पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी। रानी ने पिता को पुत्र की दृढ़ता को देखते हुए परिस्थिति को बड़ी चालाकी से अपनी ओर कर लिया। ठीक है बेटा, तुम पापा का सपना पूरा करना। पहले कुछ पैसे तो इकट्ठा कर लो, तभी तो यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बना पाओगे। इसके लिए तुम्हें विदेश जाना ही पड़ेगा। तर्क में इतना दम था कि पाकी का उड़ान नहीं थमा। क्या हमारी बहू आएगी तो इसी किराए के मकान में रहेगी? रानी ने बड़े ही उतावलेपन से कहा। क्या? रितेश भौचक्का रह गया। इतनी भी समझ नहीं है तुमको? रानी ने सवाल किया। किंतु बिना रितेश का जवाब सुने उसने स्वयं ही जवाब दे दिया। मैंने बात कर लिया है। मेरे ही संस्थान में मिसेज मल्होत्रा ने फ्लैट लिया है। उस अपार्टमेंट के सारे फ्लैट बिक चुके हैं, एक बचा हुआ है। मैं तो कल उधर ही चली गई थी देखने। बहुत बढ़िया है। विनय जब विदेश से आएगा और यहाँ रहने लगेगा, तब अपनी पसंद का फ्लैट खरीद लेगा। तुम क्यों परेशान होती हो? वैसे भी उसकी पढ़ाई का लोन अभी भी मैं भर रहा हूँ। फ्लैट कहाँ से लेंगे? रितेश ने थोड़ा गुस्साते हुए कहा। मैं अपनी सैलरी पर लोन ले लूंगी और विनय का वहां सेटलमेंट हो जाएगा, तो वह भी तो कुछ पैसे भेजेगा ही। हम लोग मैनेज कर लेंगे। उस दिन रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वह अपने नए फ्लैट में आई, फिर तो रानी का अपनी बहनों की होड़ में घर के इंटीरियर डेकोरेशन का सिलसिला चल पड़ा। घर के सारे फर्नीचर उसने बदल डाले। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लग गई। घर के एक एक कोने पर रानी ने अपनी ऊर्जा लगा दी। पूरे टेरेस पर सेरामिक के गमलों की बाढ़ आ गई। मौन रितेश हतप्रभ हो सब कुछ देखता सुनता रहता। कभी बोलने की कोशिश करता है तो रानी की तर्कपूर्ण दलीलों के सामने चुप हो जाता। कुछ साल बीते। नियति फिर से अपने अटखेलियों के लिए आतुर हो रही थी। उस दिन वक्त पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कठोर हो गया। रितेश का ऑफिस से आकर बेहोश हो जाना और पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाना, उसके बाद किसी बड़े अस्पताल में रेफर होना,
बड़े शहर में ले जाते देर हो जाना और फिर हार्ट अटैक के बाद पैरालिटिक अटैक, मानो वक्त किताब बन गया था। लम्हे उसके पन्ने और नियति उसे जल्दी जल्दी पलट रही थी। विनय आया था विदेश से, लेकिन फिर जल्दी ही लौट गया। उसे लौटना पड़ा। यह भी रानी का ही किया धरा था। उसकी दूसरे नंबर वाली बहन ने अमेरिका में ही पली बड़ी लड़की से रिश्ते की बात की और रानी झट से तैयार हो गई। रितेश और विनय की उसने एक नहीं सुनी। विवाह के बाद बहू भारत आने के लिए तैयार नहीं हुई। जिस दिन खबर आया कि रानी और रितेश दादा दादी बन गए, उसी दिन रितेश को हार्ट अटैक आया था। विनय की पत्नी भी अस्पताल में थी, जिसके कारण विनय नहीं आ पाया। बाद में आया भी तो जल्दी उसे लौटना पड़ा। एक तरफ रितेश बिस्तर पर पड़ा था, दूसरी तरफ रानी घर और बाहर दोनों संभाल रही थी। सजा धजा घर मुंह फाड़े दोनों को देखता रहता था, क्योंकि दोनों ही पीड़ा के आवरण में लिपटे घर की दीवारों को भूल गए थे। साल दर साल बीतते चले गए। दोनों पर उम्र का शिकंजा कसता चला गया। चलने फिरने में असमर्थ रानी ने बाहर जाना छोड़ दिया था। रितेश की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह स्वयं को नहीं संभाल पा रही थी, फिर रितेश को कैसे संभाल पाती। विनय हमेशा उन्हें अपने साथ चलने को कहता, किंतु वह उस घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। वक्त ने फिर चाल चली। एक तरफ रितेश ने दुनिया से विदा ले ली थी, दूसरी तरफ गिरने के कारण रानी का चलना फिरना बिल्कुल ना के बराबर था। सालों से वक्त रानी को सबक सिखाकर एंजॉय कर रहा था, किंतु आज घर के हर कोने की नम आंखें देखी तो स्तब्ध रह गई। रानी अतीत से लौटी। विनय ने अंतिम निर्णय लिया था। उसने घर के महंगे सामानों को बेच दिया, बाकी को जरूरतमंदों को दे दिया। घर के लिए भी उसने बात फाइनल करके रानी को बताया। जल्दी ही वह घड़ी आ गई। आज जाने का दिन था। रानी के आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुत देर विनय उसे देखता रहता था। उसे चुप करने की उसने कोशिश नहीं की, मानो किसी खास पल का वह इंतजार कर रहा था। कुछ समय बीता। विनय रानी के करीब आया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, मम्मी, आपको जितना रोना है रो लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये आंसू नहीं बहेंगे। रानी और जोर से फपक कर रो पड़ी। भगवान को मेरी खुशी देखी नहीं गई। रानी ने रोते हुए कहा, मैं आपकी बातों का प्रतिकार नहीं करूंगा, किंतु परिवार की खुशी के लिए हम क्या क्या गलतियां कर जाते हैं, हम उनको नहीं देख पाते और ईश्वर को दोष देते रहते हैं। विनय ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने क्या गलती की? हमेशा से अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। रानी ने रुंधे गले से कहा, आप बिल्कुल सही कह रही है। फिर भी मैं कहूंगा, एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए। विनय ने कहा, तुम ये बताओ ना, मैंने क्या गलती की है? रानी ने पूछा। आप सुन पाओगी? विनय ने सवाल किया। हाँ बोलो, रानी ने धीरे से कहा। मम्मी, आपने हमेशा सामाजिक दायरे से सोचा, व्यक्ति और परिवार के दृष्टिकोण से नहीं सोचा। बड़ा महंगा स्कूल, बड़ा संस्थान, विदेश में नौकरी, विदेश की लड़की से विवाह, अपने सामर्थ्य से अधिक से फ्लैट खरीदना, पापा को मेंटल प्रेशर का शिकार बना दिया। रानी ने आंसू भरी आंखों से विनय को देखा। विनय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पापा कभी कभी मुझसे शेयर करते थे, अमीरी में पली बड़ी है रानी, मैं उसे जीवन का कोई सुख दे नहीं पाया। अगर वह सुख की कामना करती है तो मैं उसे रोक नहीं पाता हूँ। सुनकर रानी जड़ सी हो गई। विनय ने फिर कहा, मम्मी, आज विदेश में मैं डॉक्टर हूँ। एक मेडिकल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका श्रेय मैं आप ही को दूंगा, किंतु मैं वहां भीड़ में खो सा गया हूँ। पापा का सपना था छोटे शहर में अस्पताल खोलना। यदि आप पापा की बात मानती तो मुझे बहुत बड़े स्कूल और संस्थान की जरूरत नहीं थी। छोटी जगह पर भी मैं पढ़ाई कर लेते।
मुझे विदेश जाने की भी जरूरत नहीं थी। मैं यहीं पर नौकरी कर इतना कमा लेता कि धीरे धीरे अपना अस्पताल खोल लेता। सिर्फ जुनून चाहिए। हम साथ में रहते, पापा पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता और शायद उनकी वह स्थिति होती ही नहीं। विनय की आंखों में आंसू भर गया। उसका गला रुंध गया। फिर भी उसने कहा, यदि यहाँ के अस्पताल में मैं वह सुविधा देता तो बड़े शहरों में होता है तो जो पापा के साथ हुआ। बड़े अस्पताल में ले जाते देर हो गई थी। वह शायद किसी और के साथ नहीं होता। एक तरफ मानवता की रक्षा होती, दूसरी तरफ आपके बेटे का ही नाम होता। भीड़ में मैं अलग और ऊपर होता। सामाजिक प्रतिष्ठा भी हमें मिलती। रानी का सिर झुक गया था। विनय ने फिर कहा, अपनी जिद में आपने मेरा विवाह विदेश में पली बड़ी लड़की से कर दिया। यहाँ आकर रहने के लिए वह तैयार नहीं थी और यदि मैं जिद करता तो शायद हम लोग अलग हो जाते। आपको वह भी बर्दाश्त नहीं होता। आपकी महत्वाकांक्षाओं ने एक सुखी परिवार को नष्ट कर दिया। वहां विदेश में अपने आप को गुमशुदा पाता हूँ। आपका जीवन भी तो बेहद संघर्षशील रहा। आपको कहाँ आराम मिला? विनय थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मौन कमरा दोनों को देख रहा था। विनय ने रानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस घर को सजाने में आपने दिन रात एक कर दिया। सालों लग गए, किंतु आज क्या हर्ष हुआ? आपकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। मैं अब यहाँ आकर नहीं रह सकता और आप भी कभी ना आने के लिए ही जा रही है। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं, किंतु वह सही दिशा में होनी चाहिए। चलिए उठिए, जाने का समय हो गया है। कहते हुए विनय उठ पड़ा। दोनों ही रो पड़े। थरथराती आवाज में विनय ने कहा था, काश मम्मी आपने पापा का कहा मान लिया होता। काश ये सब ना होता।